एक समय था जब बांग्लादेश में हिंदुओं की पॉपुलेशन 20 से 25% हुआ करती थी, लेकिन आज ये पॉपुलेशन घटकर 8 से 10% रह गई है। और आज बांग्लादेश में इस माइनॉरिटी की वो दयनीय स्थिति है कि लोग पलायन करने तक के लिए तैयार हैं, लोग देश छोड़ने तक के लिए तैयार हैं। पूरी देश दुनिया में बांग्लादेश के इस घिनौने एक्शन की कड़ी निंदा भी की जा रही है। आखिर बांग्लादेश में माइनॉरिटीज के अगेंस्ट में जो ये जीनोसाइड हो रहा है, इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है? आइए इस वीडियो में डिटेल में बात करते हैं बांग्लादेश की सिचुएशन के बारे में। यह तो हम सभी लोग जानते हैं कि 1947 में इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, लेकिन 1947 का पाकिस्तान वो पाकिस्तान नहीं था जो हम लोग आज देखते हैं। उस समय जियोग्राफिकली पाकिस्तान के दो हिस्से थे, पहला वेस्ट पाकिस्तान और दूसरा ईस्ट पाकिस्तान। वैसे तो ईस्ट पाकिस्तान की पॉपुलेशन वेस्ट पाकिस्तान की पॉपुलेशन से ज्यादा थी, लेकिन पॉलिटिकल कंट्रोल हमेशा वेस्ट पाकिस्तान के हाथों में रहता था। बट 1970 के बाद सिचुएशन बदल जाती है, क्योंकि 1970 में पाकिस्तान में आजादी के बाद पहली बार जनरल इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं, और ये जनरल इलेक्शन टोटल 300 सीटों पर कराए जाते हैं, जिनमें से 138 सीट थी वेस्ट पाकिस्तान की और 162 सीट्स होती हैं ईस्ट पाकिस्तान की। वेस्ट पाकिस्तान में जो मेन पॉलिटिकल पार्टी थी वो थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसे पीपीपी भी कहते हैं। इस पार्टी से जो चुनाव का मुख्य चेहरा था वो था जुल्फिकर अली भुट्टो। और वहीं पर जो ईस्ट पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टी थी वो थी अवामी लीग पार्टी, जिसका मुख्य चेहरा था शेख मुजीबुर रहमान, जो शेख हसीना के पिताजी भी थे। अब इसमें एक तो ईस्ट पाकिस्तान की पॉपुलेशन ज्यादा थी, जिसकी वजह से वहां पर पॉलिटिकल पार्टीज की जो सीट्स थी वो ऑलरेडी ज्यादा थी, और दूसरा जो अवामी लीग पार्टी शेख मुजीबुर रहमान की थी उसके अपोजिशन में कोई भी दूसरी स्ट्रॉन्ग पार्टी नहीं थी। लेकिन वेस्ट पाकिस्तान में इसका उल्टा था। वेस्ट पाकिस्तान में जो मेन पॉलिटिकल पार्टी थी वो थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। उसके अपोजिशन में कई और सारी पार्टियां भी थी, जैसे मुस्लिम लीग, जमात-ए-इस्लामी, जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम एंड जमीयत उलेमा-ए-पाकिस्तान। और चुनावों का नतीजा ये होता है कि ईस्ट पाकिस्तान से शेख मुजीबुर रहमान चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन वेस्ट पाकिस्तान के जो लीडर्स थे उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान को प्राइम मिनिस्टर मानने से इनकार कर दिया। इसी की वजह से सिचुएशन बिगड़ जाती है और 1971 वार स्टार्ट हो जाता है। इसी वॉर के दौरान शेख मुजीबुर रहमान ने पाकिस्तान से लड़ने के लिए मुक्ति वाहिनी एक आर्मी बनाई थी, और 26 मार्च 1971 को शेख मुजीबुर रहमान इंडिया और इसी मुक्ति वाहिनी की हेल्प से ईस्ट पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान से आजाद कराने में सफल हो जाते हैं, और दुनिया के नक्शे में एक और देश का नाम जुड़ जाता है, बांग्लादेश। अब जैसे ही शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश में सत्ता में आते हैं, वो मुक्ति वाहिनी के जो सोल्जर्स थे, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जो पाकिस्तान के अगेंस्ट में लड़ रहे थे, उनके लिए 30% कोटा सिस्टम लेकर आता है बांग्लादेश सिविल सर्विसेज के लिए। और आज के समय में बांग्लादेश में जो दंगे हो रहे हैं वो इसी कोटा सिस्टम को लेकर स्टार्ट हुए थे। बस 5 मिनट रुकिए, वीडियो में आगे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो जो ये कोटा सिस्टम था जो शेख मुजीबुर रहमान साहब लेकर आए थे, इसमें 30% कोटा था फ्रीडम फाइटर्स का, 10% कोटा उन वुमेन के लिए था जिन्होंने लिबरेशन वॉर के दौरान यातनाएं झेली थी, और 40% कोटा था अंडर रिप्रेजेंटेड डिस्ट्रिक्ट्स के रेजिडेंट्स के लिए। धीरे धीरे समय बीतता गया, जिसके साथ साथ इस कोटा सिस्टम में रिफॉर्म भी हुए, लेकिन जो ये 30% का कोटा सिस्टम फ्रीडम फाइटर्स के लिए था उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया, और यह फ्रीडम फाइटर्स का कोटा उनकी नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन होता रहा। लेकिन फरवरी 2018 से ही इस कोटा सिस्टम के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए थे। ये प्रोटेस्ट फरवरी 2018 से स्टार्ट हुए थे, जो कि अप्रैल 2018 तक आते आते पूरे बांग्लादेश में फैल चुके थे। इस समय बांग्लादेश में शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर थी। स्टार्टिंग में उन्हें लगा कि इन प्रोटेस्ट को दबा दिया जाएगा, लेकिन जब ये प्रोटेस्ट पूरी कंट्री में होने लगे तो प्रेशर में आके गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश ने 3 अक्टूबर 2018 को एक सर्कुलर इशू किया, जिसमें फर्स्ट एंड सेकंड ग्रेड के लिए इस कोटा सिस्टम को हटा दिया गया था। इसके बाद ये प्रोटेस्ट शांत हो जाते हैं, और दिसंबर 2018 के चुनावों में 350 में से 300 सीट जीतकर शेख हसीना एक बार फिर बांग्लादेश की पीएम बन जाती है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन इस बार साल 2021 में फ्रीडम फाइटर्स के कुछ बच्चों ने कोटा सिस्टम को री इंट्रोड्यूस करने के लिए पिटीशन डाल दी, जिस पर 5 जून 2024 को हाईकोर्ट का डिसीजन आया, जिसमें जो 30% कोटा 2018 में हटाया गया था उसे वापस से री इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। और हाई कोर्ट के इस डिसीजन की वजह से पूरे बांग्लादेश में प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं। जब सिचुएशन कंट्रोल से बाहर चली जाती है तो सुप्रीम कोर्ट पिक्चर में आता है और हाई कोर्ट के इस डिसीजन को कैंसिल कर देता है, और फ्रीडम फाइटर्स के कोटा को 30% से घटाकर 5% कर देता है। सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन की सभी ने तारीफ की और सभी ने इसे एक्सेप्ट भी किया, लेकिन प्रोटेस्ट फिर भी नहीं रुके। अब लोगों का कहना था कि इस डिसीजन को आने में बहुत समय लगा, जिसकी वजह से उनके 100 से 150 भाइयों की जान चली गई
और इन सब की जिम्मेदार हैं प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना। और लोग शेख हसीना के रेजिग्नेशन की डिमांड करने लगे। लोगों का कहना है कि शेख हसीना ने बहुत कत्लेआम किया है और अब उन्हें पीएम की कुर्सी छोड़नी ही होगी। धीरे धीरे ये डिमांड इतनी फैलने लगी कि लोग पीएम हाउस की तरफ कूच करने लगे और जब पीएम हसीना को अपने फेवर में कोई ऑप्शन नहीं दिखा तो वो रिजाइन कर देती है और बांग्लादेश छोड़कर भाग जाती है और उस पर्टिकुलर टाइम के लिए भारत के अंदर अपनी शरण लेती है। जैसे ही 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना बांग्लादेश छोड़ती है, 6 अगस्त को ही वहां के प्रेसिडेंट मोहम्मद शहाबुद्दीन के द्वारा बांग्लादेश की पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया जाता है और एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाने की घोषणा कर दी जाती है। और 7 अगस्त 2024 को ही 14 मेंबर्स के साथ मोहम्मद यूनिस की लीडरशिप में इंटरिम गवर्नमेंट शपथ ले लेती है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि एकदम से मोहम्मद यूनिस पिक्चर में कहां से आ गया। तो जो ये मोहम्मद यूनुस है, ये बांग्लादेश के अंदर एक बहुत ही रेपुटेड और एक बहुत ही पॉपुलर फेस है। इन्हें 2006 में बांग्लादेश के गरीब लोगों को इजीली लोन प्रोवाइड कराने वाले ग्रामीण बैंक ऑब्जेक्टिव की वजह से 2006 का नोबेल प्राइज भी दिया गया था। अब ये सारी चीजें हो गई, कोटा सिस्टम भी रिमूव हो गया, शेख हसीना ने भी रिजाइन कर दिया, वो देश छोड़कर भी भाग गई, लेकिन इसके बाद भी प्रोटेस्ट जारी रहे। शेख हसीना के रिजाइन के बाद ये प्रोटेस्ट प्रो अवामी लीग, जो शेख हसीना की पार्टी थी, और एंटी अवामी लीग में बदल गए। अब प्रो अवामी लीग में ज्यादातर जो लोग हैं या तो वो मुक्ति वाहिनी और जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनकी जनरेशन से हैं, और या फिर माइनॉरिटीज हिंदूज हैं। और इसी चीज का फायदा उठाते हुए एंटी अवामी लीग के लोगों ने हिंदूज पर टारगेटेड हिंसा स्टार्ट कर दी। लोगों को जलाया जा रहा है, घरों को और मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, औरतों के साथ दरिंदगी की जा रही है। और जब इस हिंसा के खिलाफ इस्कॉन के पुजारी चिन्मय कृष्ण स्वामी ने आवाज उठाई तो उन्हें देशद्रोह के मामले में गिरफ्तार कर लिया। और जब इनकी बेल के लिए अप्रोच किया गया तो इनकी बेल की अर्जी को भी खारिज कर दिया गया। इतना ही नहीं, जो वकील इनका केस लड़ने के लिए उनके सामने आए थे तो उसको भी टारगेट किया गया। उसे इतनी बेरहमी से मारा गया कि वो आईसीयू में चले गए। द इकोनॉमिक टाइम्स की ये रिपोर्ट देखिए, जब से बांग्लादेश में सरकार गिरी है तब से, यानी अगस्त से लेकर और नवंबर के लास्ट तक लगभग 2000 वायलेंस के केसेस देखने को मिले हैं, जिनमें से ज्यादातर केसेस माइनॉरिटी हिंदूज के अगेंस्ट में हैं। इंटरनेट पर भी बहुत सारी वीडियोस, क्लिप्स हैं जो आप लोगों ने भी शायद देखी होंगी, जो बहुत ही दयनीय और दर्दनाक हैं। शेख हसीना ने इस टारगेटेड वायलेंस के पीछे मोहम्मद यूनुस का हाथ बताया है, जो अभी इंटरिम गवर्नमेंट के लीडर है। वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी इस मुद्दे पर अपनी चिंता जताई है और डिमांड की है कि बांग्लादेश में यूएन फोर्सेस को तैनात किया जाए। आप लोग भी अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में बताइए कि इंडिया को इस मुद्दे पर अपना क्या रुख रखना चाहिए, जिससे कि इंडिया के जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं वो भी खराब ना हो और मुद्दे भी सुलझ जाए।